बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी हुए अभी 1 ही महीना हुआ था। मेरा शौहर बाहर के मुल्क में होता था। घर में सिर्फ उसकी एक बड़ी बहन और उसकी माँ ही रहते थे। मेरा शौहर बहुत अच्छी कमाई करता था और बाहर से बहुत ज़्यादा पैसे भेजता था। यही वजह थी कि शादी के 1 हफ्ते बाद ही उसे वापस जाना पड़ा। मैं उन औरतों में से नहीं थी जो शौहर के जाने के बाद उसके गम में आंसू बहाएं। मुझे भी यही बात पसंद थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए और 3-4 साल की तंगी काटने के बाद वापस आए तो उसके पास बहुत सारे पैसे हों। फिर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लें, साथ रहें और साथ रहकर भी जलील होते रहें तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। अच्छा था कि वो कुछ साल मेहनत कराता और इसके बाद हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन इस घर में आए हुए भी मुझे 1 महीना ही हुआ था कि मुझे इस घर की रूटीन के बारे में बहुत सारी चीज़ों की समझ में आने लगी। इस घर में पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं की जाती थी। बेदर्दी से पैसों को उड़ाया जाता था। इसके अलावा मेरी नंद ने भी एक अजीब सी रूटीन बनाई हुई थी। जैसे ही शाम होती उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी और वो कहने लगती थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे बाहर ले जाओ। उसकी माँ उसे बाहर ले जाती यानी कि डॉक्टर के पास। वो कहती थी कि घर में मेरा दम घुट रहा है, बस मुझे किसी तरह डॉक्टर के पास ले जाओ, बाहर ले जाओ। और वो बहुत देर बाद वापस आती थी। आते ही अपने कमरे में बंद हो जाती और फिर रात के खाने तक अंदर ही रहती थी। दोनों माँ बेटी को आपस में इतनी मोहब्बत थी कि मैं हैरान थी, जबकि मेरी बड़ी नंद बड़ी ही बदतमीज थी। मुझे शौहर ने कहा था कि उसके साथ ज्यादा मेल मिलाप रखने की जरूरत नहीं है, बस इज्जत दो, इज्जत लो, दूर से सलाम दुआ करो, इसे अपने दिल की कोई बात ना बताना, ये बड़ी बदतमीज है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हमने एक दफ़ा इसकी शादी करवाई थी और ये 2 महीने बाद ही अपना घर खुद खराब करके वापस आ गई। मैंने कहा कि हो सकता है उसका घर खुद खराब हो गया हो, कोई भी औरत जानबूझकर अपना घर कैसे खराब करती है। तो मेरे शौहर ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान ही रह गई। उसने मुझे कहा था कि दरअसल उसकी उम्र इतनी ज़्यादा है लेकिन फिर भी हमने एक जवान डॉक्टर के साथ इसकी शादी करवाई थी। वो उससे उम्र में भी छोटा था, शक्लो सूरत में भी अच्छा था, अमीर भी था, लेकिन पता नहीं इसे क्या मसला हुआ कि इसने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया और 1 महीने बाद ही वापस आकर घर पे बैठ गई। हम बार-बार पूछते क्या बात है तो कहती कि बस मैं नहीं बता सकती हूँ, बड़ी ही अजीब बात है, मैं बता नहीं सकती। फिर मेरी माँ ने उससे पूछा तो वो कहने लगी कि वो तो नामर्द था। मैंने इस बात पर अपने चेहरे पे हाथ रख लिया। मैंने कहा कि फिर इसके बाद क्या हुआ? मेरे शौहर ने कहा कि इसके बाद हम क्या कर सकते थे? जब ऐसी बात थी तो ज़ाहिर है हमने भी उसका साथ दिया और उसके लिए खुला का केस कर दिया। ये उस रिश्ते से आज़ाद हो गई। लेकिन तुम्हें पता है, अभी इस बात को तो खैर 3 साल हो गए हैं, पर 2-3 महीने पहले मैंने उसी आदमी को देखा। वो बाजार में जा रहा था, उसके साथ उसकी बीवी थी और उसकी गोद में 1 साल का बच्चा भी था। मैं पूछता हूँ कि अगर वो नामर्द था तो फिर उसका बच्चा कैसे पैदा हुआ? मैंने कहा कि हो सकता है कि किसी और की बीवी का बच्चा हो और मेरे शौहर ने कहा कि मैंने पता करवाया था, उसी का बच्चा है। उसने झूठ बोला था, इसने झूठ बोलकर सब बर्बाद कर दिया। उस दिन से ये मेरे दिल से उतर गई है। इसकी शादी के लिए मैंने कर्जा उठाकर सारे लवाजमात पूरे करवाए थे और इसने क्या किया? अपना घर बर्बाद करवा लिया। इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। एक दिन मैंने देखा कि मेरी सास और नंद रोज की तरह ही कहीं चली गईं, लेकिन जब वापस आई तो मैं हैरान रह गई। मेरी नंद ने बुर्का पहना हुआ था। मैं ये सोचकर परेशान हो गई कि ये अचानक से बापर्दा कैसे हो गई। घर से जाते हुए तो इसने बुर्का नहीं पहना हुआ था, आते हुए बुर्का कैसे पहन लिया और उसके पास बुर्का कहाँ से आ गया? जब मैं उनके लिए खाना लगा रही थी तो मैंने पूछ ही लिया कि आप बुर्के में वापस कैसे आईं? आप तो बुर्का नहीं पहनती। वो घबरा गई। शायद उसको उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे सवाल कर डालूंगी। उसने कहा कि हाँ, वो हमें रास्ते से रिक्शा नहीं मिला ना, और जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे वहाँ पे बहुत सारे मर्द खड़े हुए थे। बुर्का तो मैंने अपनी सहेली के लिए लिया था, फिर मजबूरी में मैंने उसे पहन लिया। मेरी सहेली ने मुझे पैसे दिए थे कि बुर्का ले लेना। उसने एक अजीब सी तावील बांध दी थी, लेकिन मैं इस बात पे हैरान थी कि वो तो डॉक्टर के पास जा रही थी, तो उसकी सहेली ने उसको पैसे देकर ये क्यों कहा कि मेरे लिए बुर्का ले आना, और फिर उसने बुर्का ले भी लिया। और मर्द खड़े थे तो क्या हो गया? जब पहले जाती थी तो तब क्या रास्ते में मर्द नहीं होते? बाजारों में तो मर्द होते ही हैं।
दुकान वाले, रिक्शे वाले, हर जगह मर्द ही होते हैं, तभी से कोई मसला क्यों ना हुआ। साफ जाहिर हो रहा था कि वो झूठ बोल रही है। मेरी सास को भी गुस्सा आने लग गया और उसने कहा कि अच्छा छोड़ो, क्या फजूल बातें कर रही हो, पहले बेचारी की तबीयत खराब है, जल्दी जल्दी खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। यूं तो उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन खाने में उसका परहेज नहीं था। वो कहती थी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो जाहिर है कि उसे ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए थी जिसकी वजह से उसका पेट खराब होता। लेकिन यहाँ पर तो वो मुर्ग मुसल्लम और चावल सब कुछ खा लेती थी और फिर कहती थी कि मैं बीमार भी हूँ। ये आखिर कौन सी बीमारी थी और किसके पास जाती थी जो उसे ये भी नहीं कहता था कि तुमने परहेज करना है। अब तो इसने रोज की रूटीन ही बना ली थी। शाम को उसकी तबीयत खराब होती, वो डॉक्टर के पास चली जाती, वापस आती तो बुर्के में आती, कभी कभी जाते हुए भी बुर्का पहन लेती थी। मेरे शौहर की कमाई को घर में बेदर्दी से ज़ाय किया जा रहा था। वो मुझसे दूर था, मुझसे दूर रहकर सब कुछ बर्दाश्त करके वो ये सब कुछ कर रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी कमाई को इस तरह से ज़ाय किया जाए। ये भी कोई तरीका था भला? ऐसा थोड़ी होता है। मैंने ये बात भी देखी थी कि ये दोनों माँ बेटी मेरे शौहर के सामने बहुत नेक परवीन बनती थी। जब भी फ़ोन आता तो मेरी सास कहती कि हाँ बेटा, वो तुम्हारा फ़ोन आया था, उठाने में देर हो गई। दरअसल मैं कुरान मजीद पढ़ रही थी। और जब मेरा शौहर पूछता कि साइमा कहाँ है, यानी अपनी बहन के बारे में पूछता, तो कह देती कि वो तो कुरान खानी में गई हुई है, या फिर कहती कि नमाज पढ़ रही है, अभी आती होगी। हर बात में इस्लामी बातें करने लगती थी। कहती थी कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेहत और सलामती के लिए हमने तो नफिल माने हुए हैं, बस तुम्हारा काम अच्छा चलता रहे। ये भी कहती थी कि जो पैसे तुम भेजते हो इससे हम खैरात भी करते हैं, सदका भी करते हैं। क्या मेरा शौहर इतना बेवकूफ़ था कि वो इनके हाथों बेवकूफ़ बन जाता था? क्या वो अपनी माँ और अपनी बहन को नहीं जानता था? लेकिन पता नहीं वो जो भी जानता था या नहीं जानता था, ये लोग इसी तरह से पेश आती थी। जबकि इस घर में ना तो कोई नमाज पढ़ता था, ना ही कोई रोज़ा रखता था, और सदका खैरात तो ये तब करते ना जब इनके पास पैसे बच जाते। ये तो इतनी ज़्यादा शॉपिंग करती थीं, इतनी सारी चीज़ें लेती थीं कि पैसे बचते ही नहीं थे। मेरी सास आजकल मेरी नंद की बीमारी का बहाना बनाकर भी मेरे शौहर से पैसे ले रही थी। एक दिन फ़ोन पर उसने कह भी दिया कि इस दफ़ा मैं तुम्हें पैसे कम भेजूंगा, क्योंकि आप ही बीमार है ना, उनके इलाज के लिए पैसे भेज रहा हूँ। और मैं उसे क्या कहती कि मुझे तो उसकी बीमारी की कुछ समझ ही नहीं आ रही। पूरा दिन वो ठीक रहती है, खाती है, पीती है, बाजार जाती है, गाने सुनती है, फिल्में देखती है। शाम होते ही वो बीमार पड़ जाती है, और जब वापस आती है तो कभी उसके कपड़े बदले हुए होते हैं, तो कभी उसने बुर्का पहना होता है। मैं कुछ भी बोलती वो बुरा ही समझता। एक बात तो मुझे पहले से ही मेरी माँ ने समझा दी थी कि अगर आप अपने शौहर के घर वालों के खिलाफ बुरा बोलोगे तो वो उनको बुरा समझने के बजाय आपको ही बुरा समझेगा। लेकिन एक दिन उसे खुद भी समझ आ ही जाएगी, इसीलिए आपने उसके मामले में नहीं बोलना। मैं भी नहीं बोलना चाहती थी, पर मुझे पता था कि जो लोग झूठ और धोखे से काम लेते हैं उनका झूठ और धोखा एक दिन सामने आकर ही रहता है। मेरी नंद और सास का असली चेहरा भी मेरे शौहर के सामने आ ही जाता। मुझे बुरा बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं भी इसी तरह उस घर में रहने लगी और उस घर की रूटीन के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लिया। लेकिन एक दिन जो मंजर देखा तो हैरान रह गई। मेरी नंद डॉक्टर के पास से वापस आ रही थी। उसने बुर्का पहना हुआ था, लेकिन उसके हाथ में कोई चीज़ थी। शॉपर सा था। ऐसा लगता था कि शॉपर के अंदर कोई 1-2 किलो की चीज़ है, जैसे कोई दूध का डब्बा है। मुझे भी लग रहा था कि वो दूध का डब्बा ही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो चीज़ ज़मीन पर गिर गई, तब मुझे पता चला कि वो दूध का डब्बा नहीं था। मैंने उस चीज़ को उठा लिया और अपने कमरे में ले आई। किसी ने अच्छी तरह से शॉपर के अंदर इस चीज़ को लपेटा था और ऊपर काली टेप लगाई थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। साथ ही मेरी सास की आवाज़ आई। मेरा दिल बुरी तरह से कांपने लगा। शायद उनको पता चल गया था कि जो चीज़ गुम हुई है वो मेरे पास है। जाहिर है उनको पता तो चल ही जाता, लेकिन उन्होंने कहा कि बाहर आकर खाना बना दो, तो मैंने कहा कि मैं कपड़े बदल कर आ रही हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से बहाना लगाया। मैं ऐसी नहीं थी। मैंने कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोला था, कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन इन लोगों में आकर मुझे ये पता चला कि यहाँ पर धोखेबाजी, झूठ और गलत बयानी का कितना अमल दखल है। खैर वो वहाँ से चली गई। मेरे पास वक्त कम था।
میں نے جلدی جلدی اس کی پیکنگ کو کھولا تو حیران رہ گئی۔ اس کے اندر تو پیسے تھے، پیسوں کی پوری گڈی تھی۔ جب میں نے ان پیسوں کو گننے کی کوشش کی تو میرے سے گننے میں غلطی ہو گئی، پر اندازے کے مطابق 1 لاکھ روپے تھے۔ 1 لاکھ روپے میری نند کے پاس کیسے آ گئے؟ میرے شوہر نے تو ہفتہ پہلے پیسے بھیجے تھے اور وہ 1 لاکھ روپے نہیں بھیجتا تھا۔ وہ مہینے کے 70 سے 80 ہزار روپے بھیجتا تھا، جس میں سے 15 ہزار میرے خرچے کے لیے بھیجتا تھا۔ پھر اتنے سارے پیسے یہ مہینے کے آخر پہ کہاں سے لے کر آئی تھی؟ اور مجھے یاد ہے کہ اس طرح کی 2-3 چیزیں اور بھی اس کے شاپر کے اندر تھیں۔ یہ تو ایک باہر گر گئی تھی، اس کا مطلب کہ اس کے پاس 4-5 لاکھ روپے تھے۔ آخر یہ لڑکی کیا کر کے آ رہی تھی؟ میں پریشان ہو گئی۔ میں اس وجہ سے پریشان نہیں تھی کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ میں اپنے شوہر کو بتاؤں گی، وہ اس کو ڈانٹے گا اور پھر میرے دل کو سکون آئے گا۔ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ ہمارے گھر کی عزت کو داؤ پہ تو نہیں لگا رہی تھی۔ میری نند جب بھی بیمار ہونے کا بہانہ کرتی، میری ساس اسے فوراً باہر لے جاتی۔ وہ واپس آتی تو اس نے برقع پہنا ہوتا اور اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے پیسے ہوتے۔ پھر شام تک یہ ماں بیٹی کمرے کے اندر ہی بیٹھی رہتی اور کھانا کھانے کے لیے ہی باہر نکلتی۔ اس بیچ یہ مجھے بھی کمرے میں نہ بلاتی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ ایک دن یہ اسی طرح کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک سے زلزلہ آنے لگا۔ زلزلہ بہت تیز تھا۔ ہمارا گھر بھی تیسری منزل پہ تھا۔ شوہر نے کہا تھا کہ اگر زلزلہ آئے تو فوراً گھر سے نکل جانا، نہیں تو اندر ہی دب جاؤ گے۔ میں فوراً باہر نکلی۔ میں نے ان کے کمرے کے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ نکلو نکلو، باہر نکلو۔ اتنا کہہ کر میں دروازے سے باہر نکل گئی، لیکن حیران رہ گئی کہ یہ عورتیں تب بھی باہر نہ نکلیں۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے بنا ثبوت ہوا میں تیر چلایا اور میں غلط ثابت ہوئی تو میرا شوہر مجھ پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرے گا اور ہمیشہ مجھے تانے دے گا۔ جو چالاک عورتیں میرے شوہر جیسے سمجھدار مرد کو بھی بے وقوف بنا سکتی تھیں اور نہ جانے کہاں سے اتنے سارے پیسے لے کر آ رہی تھی، وہ مجھے بھی ایک ہی منٹ میں غلط ثابت کر سکتی تھی۔ اسی لیے مجھے جو بھی کرنا تھا عقل مندی اور سمجھداری سے کرنا تھا۔ میں ان کے اوپر کوئی الزام لگاتی، یہ فوراً کہہ دیتی کہ ایسا تو ہے ہی نہیں، اور یہ تو ہماری بہو ہے، بھابھی ہے، یہ تو ہمیشہ ہمارے بارے میں برا ہی سوچے گی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے کیے گئے گناہوں کا صحرا میرے سر پر باندھ دیتی اور کہتی کہ ہم تو ٹھیک ہے، یہی کچھ برا کرتی رہتی ہے۔ ابھی تک ان کی میرے ساتھ کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی تھی، کوئی منہ ماری نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ جس دن میں اپنی آئی پہ آ جاتی، یہ لوگ مجھ سے زیادہ برے نکلتے۔ اگر میں 2 قدم آگے جاتی، یہ لوگ 20 قدم آگے چلے جاتے۔ اس لیے مجھے جو بھی کرنا تھا بہت زیادہ سمجھداری اور عقل مندی سے کرنا تھا۔ ایک دن محلے سے ایک عورت آئی۔ میں نے ساس کو اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سن لیا اور اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی، کہنے کو تو میرا بیٹا باہر کے ملک میں گیا ہوا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، لیکن مہینے کے 70-80 ہزار روپے سے زیادہ نہیں بھیجتا۔ اب تم سوچو، آج کل 70-80 ہزار میں کہاں گزارا ہوتا ہے، اور 15 ہزار تو اپنی بیوی کو بھیجتا ہے۔ اگر وہ بھی ہمیں بھیجے تو مہینے کا 1 لاکھ روپیہ تو آ جائے نا۔ وہ تو ہمیں دال روٹی پہ لے آیا ہے۔ اس کے بابا زندہ تھے تو گھر میں روز گوشت پکتا تھا، لیکن آج کل تو بس دال روٹی ہی پکتی ہے۔ وہ عورت میری ساس کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ تو 3 ہی لوگ ہیں، آپ لوگوں کا گزارا لاکھ میں کیا ہوگا، 80 ہزار میں تو اچھا بھلا گزارا ہو جاتا ہے۔ گھر بھی آپ لوگوں کا اپنا ہے اور صرف کھانا پینا ہی تو ہوتا ہے۔ اس کے دل میں بھی خیال آ گیا کہ میری ساس غلط بات کہہ رہی تھی، لیکن یہ اس کے ساتھ بھی لڑنے لگی اور کہنے لگی کہ چلی جاؤ یہاں سے، تم تو ہمارے دکھ سکھ کے ساتھی ہی نہیں ہو، تمہیں کیا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ جبکہ دیکھا جائے تو میری ساس اور نند کے خرچے تو آسمانوں پہ تھے۔ وہ شاپنگ کرتی تھی، ان کا جو دل کرتا تھا وہ لیتی تھی، اور گھر میں روز گوشت پکتا تھا۔ ٹھیک ہے کہ بندہ محلے والوں کو یا مہمانوں کے سامنے تھوڑا بہت جھوٹ بول دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں بتانا چاہتا کہ اس کی کمائی کتنی ہے، کہ کہیں اس کو نظر نہ لگ جائے، لیکن میری ساس تو ناشکری کر رہی تھی۔ 1 ہفتہ ہوا تھا میری شادی کو اور میرا شوہر واپس چلا گیا تھا۔ کیا میرے دل میں کوئی ارمان نہیں تھا؟ کیا میں اس کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتی تھی؟ انہی کے لیے گیا تھا، میں نے تو اسے نہیں کہا تھا، میں نے تو ابھی تک اس سے کوئی فرمائش ہی نہیں کی تھی۔
अरे मुझे तो फरमाइश करने का वक्त भी नहीं मिला और यहाँ पर ये कैसे उसकी मेहनत को ज़ाय कर रही थी और कह रही थी कि इसके भेजे हुए पैसों से तो हमारा गुजारा ही नहीं होता। मेरा दिल तो किया कि मैं उनको कहूँ कि अगर उनके भेजे हुए पैसों से आपका गुजारा नहीं होता तो उनको वापस बुला लें, क्योंकि मेरा उनके बगैर गुजारा नहीं हो रहा है। मुझे मेरे शौहर की बहुत याद आती थी। रात शौहर से बात हुई तो उसने भी महसूस कर लिया। उसने कहा कि आज तुम कुछ उदास और परेशान हो। मैंने कहा कि मैं तो जो भी आपको बात कहूँगी, आपको लगेगा कि मैं आपके कान भर रही हूँ, लेकिन आपकी अम्मी और आपकी बहन को आपका कोई एहसास नहीं है। मेरा शौहर इस बात पे खामोश हो गया। मैंने कहा कि लग गई ना मेरी बात बुरी, तो कहने लगा, बात बुरी लगने की बात नहीं है। दरअसल अम्मी और बहन के बारे में एक दोस्त ने बड़ी अजीब बात बताई है। मैं सोच रहा था कि तुमसे बात करूं या ना करूं। तुम तो इस घर की बहू हो और बहुएं तो ऐसी बातों पर खुश होती हैं। मैंने कहा कि अगर कोई परेशानी की बात है तो मैं खुश क्यों होंगी, कि क्या आप मुझे ऐसा समझते हैं? मैं तो दिल में सोचने लगी कि इस घर में तो न जाने क्या हो रहा है। अगर मैं ऐसी होती तो मैं आपको पहले दिन ही बता देती। उसने कहा कि मेरा दोस्त कह रहा था कि तुम्हारी अम्मी और बहन बहुत बड़ी दुकान से शॉपिंग कर रही थी। दरअसल वो दुकान उसी की है। वहां पर एक एक जोड़ा 10,000 से शुरू होता है। मैं तो हैरान हूँ कि मैं इतनी मुश्किल से उनको पैसे भेजता हूँ और ये हमेशा कहती हैं कि पैसे ज्यादा भेजा करो, फिर ये 10,000 के जोड़े क्यों लेती हैं? उन्होंने वहां से 3 जोड़े लिए हैं। क्या एक जोड़ा तुम्हारे लिए लिया है? मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई जोड़ा नहीं दिया। मेरा शौहर इस बात पर हैरान था कि वो ज्यादा शॉपिंग कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा था। आखिर एक जवान लड़की के पास 4-5 लाख रुपए कहाँ से आए? मैंने भी अपने शौहर से बातों बातों में कंफर्म कर लिया कि कहीं उसने तो पैसे नहीं भेजे। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो वही पैसे भेजे जो भेजे थे, क्योंकि मेरा भी यहाँ पर काम ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। एक वबाई मर्ज की वजह से लोगों ने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया है और मेरा शौहर वहां पे गाड़ी चलाया करता था। खैर मेरी उससे बात हो गई और अगले ही दिन मैंने प्लान बना लिया कि जब ये लोग घर से निकलेंगे तो मैं उनके कमरे की खिड़की की कुंडी को खराब कर दूंगी और उसको ऐसे खोल कर रख दूंगी कि बाद में खुद ही अंदर झांक सकूं। ये लोग रोज की तरह चली गईं। मेरी नंद ने बीमार होने का नाटक किया। उसके बाद ये लोग बाजार चले गए और यही कहकर गए कि डॉक्टर के पास जा रही हैं, लेकिन जाने से पहले बातें कर रही थी कि फलां दुपट्टे के साथ लैस लेनी है और इस सूट के साथ का जूता रहता है, यानी कि बाजार जा रही थी। खैर वो लोग घर से बाहर निकल गईं। मैंने अपना काम कर दिया। मैं बाकी घर के कामों में मसरूफ हो गई। आज मुझे पता चल जाना था कि ये दोनों क्या खिचड़ी पका रही थी। मैंने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो मेरी रूह लरस गई। पहले तो मैं कमरे के पास गई, आवाज सुनने की कोशिश करने लगी। मुझे आवाज भी बहुत अजीब आ रही थी। मेरी सास मेरी नंद को कह रही थी कि तू बड़ी ही पागल है, इतने अच्छे बंदे को तूने जाने दिया, तुझे शर्म आनी चाहिए। उसने कहा कि वो हर दफा आता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उसके साथ 2 घड़ी भी नहीं जाना चाहती और आप मुझे 4 घंटे गुजारने के लिए कह रही थी। थोड़ी देर के बाद वो लोग मौजू बदल कर बैठ गए और मेरे शौहर के बारे में बात करने लगे कि इसके पैसे पे रहते तो हम तो भूखे मर जाते। अरे आजकल तो अच्छा सूट 10,000 से कम का नहीं मिलता और हम क्या बाजार से 2-2.5 हजार का सूट लेकर फिर उसको 700 रुपए दे के सिलवा के पहनने वाली औरतें हैं? हमारी शक्ल है ऐसी। मैं हैरान थी कि उनको अपने ऊपर इतना गुरूर किस बात का है। फिर मैंने कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की और जैसे ही कमरे के अंदर झांका, मेरी नंद ने मुझे देख लिया। मेरी सास पीछे से आई और उसने मुझे पीछे से धक्का दिया। मैं घबरा गई। उन्होंने कहा, बेशरम, हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा कि बेशरम लोग तुम हो, किस आदमी से मिलने की बातें कर रही थी? तुम्हारे पास लाखों रुपए होते हैं, जाती किसी और कपड़ों में हो और आती किसी और कपड़ों में। अच्छी तरह जानती हूँ तुम लोग भी बुर्का इसलिए पहनती हो ताकि तुम लोगों को कोई देख न सके। बुर्के से अपना आप नहीं छुपाती, अपने गुनाह छुपाती हो। मैंने इतना कहा कि उन दोनों ने मिलकर मुझे मारना शुरू कर दिया और मुझे अस्पताल जाना पड़ा। लेकिन मैं तब हैरान हुई जब अस्पताल में मेरा शौहर भी आ गया। उन लोगों ने तो उसको नहीं बुलाया होगा कि तुम्हारी बीवी बीमार है तो तुम आ जाओ, लेकिन उसने कहा कि मैं तो तुम लोगों को सरप्राइज देने के लिए आ रहा था, पर यहाँ आकर ये सब कुछ देखने को मिला। मैंने उसे रो रो कर सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि मुझे भी मेरी माँ और बहन के बारे में उल्टी सीधी खबरें मिलती रहती थीं, लेकिन मैं समझता था कि ये सब झूठ है। दरअसल ये दोनों माँ बेटियां लोगों को फंसाती थी, उनके साथ वक्त गुजारती थी और न जाने क्या क्या करती थी।
ये वही काम कर रही थी जो कोई तवाइफे करती थी, तभी इनके पास इतने पैसे थे। मेरी नंद का कहना था कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी थी। मैंने एक दफ़ा शादी करके देख लिया, शादी में कुछ नहीं रखा और मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैं अच्छे तरीके से जीना चाहती थी, अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये तरीका आजमाया। मेरे शौहर ने कहा कि सबसे ज़्यादा कसूरवार मेरी माँ है जिसने इसका साथ दिया। सारी गलती इसी की है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था, रोकना चाहिए था। वो बड़ी थी लेकिन ये वो भी उसके साथ मिल गई। और जो तुम्हारे साथ किया, इसके बाद तो मैं उन दोनों के साथ तुम्हें कभी भी नहीं रखूंगा। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैं 6 महीने अपने ही घर पर रहूं और इसके बाद वो मेरा इंतज़ाम कर देगा। 6 महीने के बाद वो मुझे अपने साथ ही ले गया। अब अपनी माँ और बहन को महीने के सिर्फ 40,000 भेजता है और कहता है कि घर आपका अपना है और 2 लोगों का खाना 40,000 में हो जाता है। बाकी आप लोग जो मर्ज़ी करें, मेरा आप लोगों से कोई राब्ता नहीं है। लेकिन मेरी सास ने फ़ोन करके कहा कि हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, ये भीख भी तुम अपने पास ही रखो और अपने ससुराल वालों को दे दो। इसका मतलब यही है कि वो दोनों फिर से उन्हीं कामों पर लग गई हैं। मेरे शौहर ने कहा कि मैं उनको रोक नहीं सकता, लेकिन मैं उनसे अपने सारे रिश्ते ज़रूर ख़त्म कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने ये कर लिया है। मुझे माफ़ कर दो, मेरे घर वालों ने तुम्हारा ये हाल किया, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं उसी दिन पहुँच गया। मैं तो तुम सबको हैरान करने के लिए आ रहा था, मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसा मंज़र देखने को मिलेगा। मैंने अपने शौहर को कहा कि बस आप आ गए हैं, मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ गया है, यही काफ़ी है। मैं तो कुछ नहीं बोलती थी, सोचती थी कि आप कहेंगे कि मैं तो बहू हूँ, इसीलिए जानबूझकर ये सब कर रही हूँ, लेकिन हालात बहुत बुरे थे। मेरे शौहर ने कहा कि अब हम इस मामले पर ना तो कभी बात करेंगे और ना ही उनसे कोई रिश्ता नाता रखेंगे। बस अब हम दोनों अपनी ज़िंदगी जिएंगे। मैं अपने शौहर के साथ ही बाहर के मुल्क आ गई। मेरे आने से मेरे शौहर का काम भी बढ़ गया और तनख्वाह भी। अब हम दोनों मिलकर रहते हैं। उसके बहुत अच्छे खर्चे हो गए हैं क्योंकि उसको कपड़े बाहर से ना धुलवाने पड़ते हैं, ना खाना बाहर से खाना पड़ता है। लिहाजा हम लोगों ने पैसे भी बचाने शुरू कर दिए हैं। बस अब इरादा यही था कि 7-8 साल यहाँ गुजारने के बाद अगर दिल ने कहा तो वापस अपने देश चले जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर ही अपनी दुनिया बसा लेंगे। शायद हमें उन्हें किसी तरह रोकना चाहिए था, लेकिन हम उनको किसी भी तरह रोक नहीं सकते थे। मेरा शौहर समझदार आदमी था। उसने कहा कितनी दफ़ा रोकेंगे? अगर उनके मुंह को हराम लग गया है तो उनको अब कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।